तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे जेई का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। ठीक है, इसमें नीट की तरह ही होता है कि आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे का टाइम होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और इसमें क्या होता है, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स था। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं करना। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा होता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, तो उसे एमीटर कहते हैं। ठीक है, तो एमीटर इस तरह का दिखाई देता है। इसमें हमें एम्पियर जो करंट फ्लो करता है उसको हम पता करते हैं कि कितना जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो केवल समतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, या उपरोक्त में से सभी के लिए, ये बताना है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसमें भी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे का जो एंगल बनता है वो सेम होता है। ऐसे ही जो समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर, उसमें भी क्या होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल सेम बनता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो उत्तल दर्पण होता है उसका भी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल है वो सेम बनता है। तो इसका क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या बताना है कि विद्युत स्रोत की वोल्टता के बिना परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अवयव को क्या कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट सर्किट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक सोर्स। ठीक है, जो सोर्स होता है उसको बिना चेंज किए हम उससे क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो उसे क्या कहते हैं, रेस्टोर्ट कहते हैं। और वेरिएबल रेसिस्टर, जो वेरिएबल रेसिस्टर होता है उसे भी वेरिएबल रेसिस्टेंस भी कहते हैं और रेसिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, यूज टू चेंज द वोल्टेज ऑफ करंट इन अ सर्किट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका करेक्ट होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें क्या है, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी कोई वस्तु है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब निकालना है। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस है, मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। तो इसमें देखो ये जो पॉसिबिलिटी होती है रखने की वो रखी है। जैसे पहला ऑब्जेक्ट बायोंड सी, ठीक है, सी के पार है। दूसरा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, फिर सी और वी के बीच में है, फिर एफ फोकस पे आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट सी, तो हमें ऑब्जेक्ट एट सी निकालना है। तो इसमें देखो कि इमेज किस तरह से फॉर्म हो रही है। इसमें जो हमारी इमेज है, जैसे यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, ये रिफ्लेक्ट हो, ये इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट, तो यहाँ पे डॉट से मिलाएंगे, सीधा एक कर्वेचर पे जाएगा। ठीक है, और एक तिरछी जाएगी और सीधी हो जाएगी। इन सबको डॉट से मिलाएंगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो आपको आई दिख रहा है ये बनेगा। तो ये कैसा है, एक तो ये सीधा है, ठीक है, और ये वर्चुअल इमेज है। तो हमें यही बताना था इसमें। तो इसको देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा मीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो वास्तविक तो नहीं होगा, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। उसके बाद वस्तु के बराबर तो नहीं है, छोटा ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसको क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बताना है कि किसी व्यक्ति को 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु का अक्षर स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो कौन सा दोष है। ठीक है, तो उसे पास का नहीं दिखाई देता लेकिन दूर का दिखाई देता है। ठीक है, तो पास का नहीं दिखाई देता, दूर का दिखाई देता है, तो उससे कौन सा होगा, दूरदृष्टि दोष होगा। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि उसका जो फोकस करने की क्षमता है वो दूर हो जाती है। ठीक है, जिससे सामान के लिए यहाँ होती है उसका आगे हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए संशोधन करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं कि इसमें से कौन सा होगा। तो मिल्किंग ऑफ आइस नहीं होता, आई, क्योंकि इससे तो ये तो जब हमारी आयु बढ़ जाती है ना तब होता है। उसके बाद लेंस की वक्रता बढ़ जाना, ये भी नहीं होता, और गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है, तो इसमें क्या अभी हमने देखा था, इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ठीक है, जो लेंस का लेंस है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या है कि 20 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो हमें जो यू दे रखा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, हम जानते हैं कि जो भी लेफ्ट साइड में होता है वो माइनस में लेते हैं।
तो -20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस कितना है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो कितना होगा, -10 सेंटीमीटर। यानी कि अब हम यहाँ से सीधा सा मिरर फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे 1/v बराबर कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा राइट साइड जाके, ठीक है। तो इतना हो गया। फिर इसे आगे सॉल्व करते हैं। इसमें कितना होगा कि इसका एलसीएम हो जाएगा 30, माइनस माइनस प्लस होता है, और इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 और माइनस माइनस प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा, -1/30 बराबर कितना है, बराबर है 1/v। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी -30, ठीक है, जो कि यहाँ है। तो हमें पर v निकल गई। सो द इमेज फ्रॉम इन द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द पोल, ठीक है, लेफ्ट क्योंकि नेगेटिव है। सो द इमेज फ्रॉम द रियल एंड द फ्रंट ऑफ द मिरर, रियर होगी और फ्रंट ऑफ द मिरर होगी। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक ऑब्जेक्ट है, ये सीधा रिफ्लेक्ट होगा फोकस से, और जो भी फोकस से जाएगा वो स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये हमें मीट यहाँ हुआ a डैश b डैश पे, तो क्या है, बड़ा है इससे, हमारे ऑब्जेक्ट से, और वास्तविक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आभासी वाले तो नहीं होंगे, वास्तविक वस्तु से छोटा भी नहीं है तो बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे क्या है, एक अवतल दर्पण के सामने है, ठीक है, स्थित कंडीशन है जिसमें हमें मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर एंड द पॉजिटिव लेस देन 1। तो हमें बताना है कि जो कनकेव है ना, ये अवतल दर्पण, हाँ, कनकेव मिरर होता है, उसका मैग्नीफिकेशन पावर पॉजिटिव और लेस देन 1। मतलब क्या होगा कि हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, और पॉजिटिव क्या होना चाहिए, 1, पॉजिटिव 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 और 0 के बीच में हमें मैग्नीफिकेशन पावर को फाइंड करना है। तो यहाँ देखो, जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे पोजीशन है, इन्फिनिटी से कोई रे आ रही है तो वो उसका फोकस पे बनेगा, रियल एंड पॉइंट होगा, और मैग्नीफिकेशन 0 होगा, ठीक है। ऐसे ही बिटवीन अगर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर है तभी उसका लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो हमें यही फाइंड करना था। तो उसका कहाँ होना चाहिए, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सी और एफ के बीच में जब इमेज बनेगी तभी उसका मैग्नीफिकेशन पावर -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि मिरर कैन पॉजिटिव लेस देन 1, ठीक है। तो अवतल दर्पण के सामने किस स्थिति में उसे रखें कि उसका आवर्धन धनात्मक तथा 1 से कम आए, ठीक है। तो अनंत पर रखेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ तो रख नहीं सकते। सी और एफ रखेंगे तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बचता है, किसी भी स्थिति में नहीं रख सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, नेवर पॉसिबल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है कि किसी वाहन के पीछे दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला, ठीक है, उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। त्रिज्या 4 मीटर है इसकी, एंड यदि इसका बस का जो दृश्य है वो 3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। बस जो कि कितने मीटर दूरी पर है, 3 मीटर दूरी पर है, तो हमें उसके प्रतिबंध का आवर्धन ज्ञात करना है, कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना है, u 3 मीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर c 4 मीटर, ठीक है। फोकल लेंथ निकालनी है तो वो r/2 होती है, तो कितनी हो जाएगी, 4/2 यानी 2 मीटर। मिरर और फॉर्मूला से हम यहाँ से काउंट कर लेंगे हमारा v। तो यहाँ पे u कितना है, माइनस का 1/3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा फॉर्मूले में। तो इधर लेफ्ट में इधर राइट जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, तो 5/6। तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5v/6, तो v की वैल्यू 1.2 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है कि -v/u, तो -1.2/3, तो कितना हो जाएगा, m बराबर 0.4 इसका मैग्नीफिकेशन पावर होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें बताना है कि ए लाइट ऑफ रे इंसिडेंट ऑन ए रेक्टेंगुलर ग्लास ऑन ए परपेंडिकुलर। तो इसमें बताया गया है कि एक रे है जो कि एक ग्लास है, उसमें 90 डिग्री पर गिरती है, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो पहले हम अपने आंसर पे पहुंचते हैं। जैसे एक गिलास की स्लैब है, इसमें अगर कोई भी एक रे गिरती है ना 90 डिग्री पे, तो इसका इंसिडेंट एंगल 0 है, तो इसका रिफ्लेक्टिव एंगल भी कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रे का जो डायरेक्शन है उसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड एंगल ही 0 है, ठीक है। हम नॉर्मल नहीं सकते इसमें। तो
इसमें जो इंसिडेंट रे है वो सीधी जाएगी, तो इसका एंगल तो 0 है, इसलिए इसमें क्या होगा, डायरेक्शन नो चेंज, पर स्पीड क्या होगी, एयर में ज़्यादा होती है और ग्लास में कम होती है, क्योंकि एयर के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, ग्लास के पार्टिकल पास होते हैं, ठीक है। तो स्पीड कम हो जाएगी बस इसमें। तो इसमें जैसे ऑप्शन नंबर ए है कि प्रकाश की किरण की चाल बढ़ जाएगी, तो ये गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है कि इसमें प्रकाश की चाल कम हो जाएगी परंतु दिशा अपरिवर्तित रहेगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस है, उस पर 10 मीटर दूरी पर कोई बिंदु रखा है, तो निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, ठीक है। तो एट द ऑब्जेक्ट प्लेस द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, ठीक है, यहाँ पे मिरर है ये, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, द मैग्नीफिकेशन फॉर्म इमेज विल बी, ठीक है। तो हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है कितना होगा, तो यहाँ देखो कि ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस यू कितना दे रखा है, -10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, तो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड लेते हैं ना, और ये कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। तो टोटल फाइंड वी, तो हम क्या कर लेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे अपना जो कि हमें आता है, और उसके बाद 1/v -1/u बराबर 1/f, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये लेफ़्ट साइड में जाके राइट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 3, तो कितना हो जाएगा 5/30 बराबर कितना है, 1/v, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5v बराबर 30 हो जाएगा, तो v की वैल्यू 30/5, तो 55 30, इसका v कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हैंस द इमेज विल फॉर्म एंड द बायॉन्ड द मिरर, वर्चुअल मैग्नीफिकेशन होगा इसका, ठीक है। तो हैंस द इमेज विल बी फॉर्म इन द बायॉन्ड द मिरर, तो इसमें हम इसका क्या निकालेंगे, मैग्नीफिकेशन पावर, तो इसका -v/u होता है, तो -6 और -10 0.6, ठीक है। इरेक्ट और डेमिसिस मतलब क्या है इसका, ये जो सीधा होगा वस्तु, ये उत्तल अवतल दर्पण में यही होता है, उत्तल दर्पण में जो कन्वेक्स मिरर होता है उसमें क्या होता है कि इरेक्ट हमेशा क्या बनता है, आभासी बनता है, छोटा बनता है और सीधा, तो उसे कहते हैं वर्चुअल, ठीक है, और स्ट्रेट, इरेक्ट एंड डेमिसिस। उसके बाद तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, तो कोई सा भी नहीं मैच कर रहा, तो इसके ऑप्शन ही गलत है। इसके बाद ये तो क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है। उसके बाद 11 है, इसमें क्या है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस के संपर्क में संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, मतलब एक अवतल लेंस है, ठीक है, एक अवतल लेंस है और एक उत्तल लेंस है, ठीक है। इस तरह से 2 लेंस हैं, हम जानते हैं 2 लेंस होते हैं, तो इनको क्या किया है, एक साथ रख गया है, तो इनकी फोकस दूरी क्या होगी बीच की, वो निकालनी है हमें, ठीक है। तो फोकस दूरी ऑफ f1 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस की हो जाएगी, फोकस दूरी f2 -20 से कनकेव, हम जानते हैं कनकेव का फोकस नेगेटिव ही लेते हैं और कन्वेक्स का पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ ऑफ द कम्बिनेशन कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, जैसे 1/f बराबर 1/f2 + 1/f1 + 1/f2, यहाँ पे 1/f1 होगा, ठीक है। तो इसको आगे करेंगे, तो इनको क्या करेंगे, सिंपल सा ऐड कर देंगे, एलसीएम 20 हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 + -1, तो कितना हो जाएगा 1/20। तो फोकस कितनी आ जाएगी टोटल, +20 सेंटीमीटर हमारा टोटल फोकस होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या है कि एक कन्वेक्स लेंस फॉर्म में ट्वाइस इनलर, ठीक है, कोई उत्तल लेंस अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी किसी बिंब का दुगना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इस लेंस के सामने बिंब को कहाँ रखें कि इसका दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, ठीक है। तो हमें रियल इमेज चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे है कि 4A लेंस मैग्नीफिकेशन गिवन एज m/v होता है, ठीक है, जो कि वर्चुअल इमेज है, इसलिए क्या होगा, प्लस होगा। तो u कितना है -10 सेंटीमीटर, तो v बराबर कितना हो जाएगा 2u, तो v बराबर दुगना है ना इसका, तो
तो v बराबर 2u हो जाएगा। अब इसे हम मिरर फॉर्मूले पे रख के u निकाल लेंगे, v निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे सोल्व करते इससे आगे तो 1/20, u की वैल्यू कितनी है -10, तो माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का माइनस माइनस प्लस 1/10 बराबर 1/f। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम देखो ये भी माइनस था, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20 है, और यहाँ पे 21 से 20, तो यहाँ पे माइनस का 1, माइनस यहाँ पे माइनस होगा, माइनस का 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 1 और माइनस का 20, ठीक है। तो इसको आगे करेंगे तो फोकस दूरी हमारे पास 20 आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद इसे सोल्व कर लेना। उसके बाद फॉर ए रियल इमेज v पॉजिटिव एंड u इज़ नेगेटिव, ठीक है। हैंस तो यहाँ पे क्या हो जाए, रियल इमेज के लिए क्या होता है, v हमेशा पॉजिटिव होगा और u नेगेटिव होगा। तो v बराबर माइनस का 2u हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1/v माइनस 1/u बराबर f। तो 1/f निकालना है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनका एलसीएम लेंगे दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पे 2u है और यहाँ पे एक u है, तो 2u क्या हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे एक माइनस का एक u माइनस का 2u यहाँ से आ जाएगा, तो माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2u/3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा 30 वाला, तो 30 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि माइनस का मतलब क्या है, वास्तविक है, इसलिए माइनस नहीं लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें है कि निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति का बिंदु नेत्र के सामने 100 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस ताप के लिए निवारण हेतु आवश्यक लेंस की प्रकृति का फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। तो एक जो जिसे मायोपिक पर्सन है, ठीक है, जिसका निकट दृष्टि दोष मायोपिक पर्सन कहते हैं, उसका 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द आई है, ठीक है। तो हमें उसका नेचर ऑफ एंड पावर ऑफ रिक्वायर्ड, तो उसे कौन सा लेंस लगाना चाहिए, कैसा नेचर वो सब बताना है। तो यहाँ पे देखो कि ए मायोपिक पर्सन कैन सी द नियर बाय क्लियरली बट कैन नॉट सी द फर, तो उसे दूर की वस्तु नहीं दिखाई देंगी, पास की साफ साफ दिखाई देंगी, जो कि निकट दृष्टि दोष में होता है। वे नीड ए लेंस दैट फॉर्म ए इमेज 100 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट एट ए इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी मतलब दूर का देखना है उसे, तो हम इन्फिनिटी ले लेंगे। तो यूजिंग द लेंस फार्मूला, यहाँ पे हमें इन्फिनिटी तक की देखनी है, और स्टार्ट कहाँ से होगी, माइनस का 100 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो हमें यहाँ से फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे सिंपल सा फोकस दूरी यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/v कितना है हमारे पास 1/100, और माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो नहीं होगा, तो माइनस 1/100, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 डायोप्टर होता है। तो पावर कितनी आ गई, 1 डायोप्टर, CD को डायोप्टर कहते हैं, ठीक है। ये माइनस करेंगे तो f की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन f की वैल्यू -100 सेंटीमीटर आएगी, और ये किसके बराबर होता है, 1 डायोप्टर के पीछे, जो कि यहाँ लिखा है। तो नेगेटिव फोकल लेंथ इन कनकेव लेंस, ठीक है, क्योंकि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके लिए हम कनकेव लेंस लगाते हैं, ये वाला, और जब दूर दृष्टि होता है तो उसके लिए कन्वेक्स लेंस लगाते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये याद रखना। तो इसका क्या होगा, 100 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ठीक है। तो कनकेव था ना, तो कनकेव लेंस ऑफ 100 फोकल लेंथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। कैसा चाहिए, कनकेव लेंस चाहिए 100 सेंटीमीटर वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें है एक करंट है 0.5 एम्पियर का, ड्रॉ इन ए फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट के लिए उसमें इतना करंट जाता है। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द, ठीक है। तो ये क्या है, करंट 0.5 एम्पियर का है, जो कि एक वायर है, फिलामेंट है, उसमें लगातार 10 मिनट तक जा रहा है, तो उसमें कितना चार्ज होगा, ठीक है, क्यों निकालना है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे करना इसे। इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ इन अ फिलामेंट, आई बराबर कितना देर का 0.5 एम्पियर, ठीक है। करंट की यूनिट एम्पियर होती है। टाइम इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज ड्रॉ इन द फिलामेंट, तो 10 मिनट है, लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइम है किसमें मापते हैं हम, सेकेंड में,
से कन्वर्ट करेंगे। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन द सर्किट, वो क्या होगा Q, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे I=Q/T। ठीक है, तो इसे कर लें जैसे हमने पढ़ा होता है ना Q=IT, तो इसको ही लिख दिया है। तो इसे स्टार्ट करते हैं करना। स्टेप 3 में हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो कन्वर्टिंग द गिवन टाइम एंड द मिनट इन द सेकंड। ठीक है, 10 मिनट है और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 600 सेकंड हो जाते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द गिवन इन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द वैल्यू ऑफ द टाइम एंड सेकंड ऑब्टेन द अबाउट द इक्वेशन। ठीक है, इसे वैल्यू पुट करते हैं अपने इक्वेशन में जो कि हमें दे रखा था। ठीक है, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर हमारे पास होता है आई और टाइम, तो यहाँ से हमें आई बराबर निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा Q/टाइम। ठीक है, तो यहीं पे आई की वैल्यू कितनी है -0.+0.5 एम्पियर। ठीक है, Q/100, तो Q की वैल्यू निकालना है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 0.5 है और मल्टीप्लाई में 600 है, यहाँ पे 0 को नीचे 10 कर देंगे, इससे कट जाएगा, तो 60 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 कूलम आ जाएगा। ठीक है, चार्ज का जो वो होता है क्या कहते हैं यूनिट होती है वो कूलम होती है। हेंस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कितना 300 कूलम है, इसका आंसर कितना होगा 300 कूलम। ठीक है, तो इसका आंसर 300 कूलम लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें है राम के पास 2 विद्युत बल्ब हैं। एक बल्ब है ए पर कितना लिखा है 100 वोल्ट एंड 50 वाट। ठीक है, अंकित है, तथा बल्ब बी पर 200 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। कौन सा बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, रेजिस्टेंस ऑफ हमें निकालना विल हैव हायर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्ट अपॉन पावर। ठीक है, कितने उसमें विद्युत धारा होती है अपन में उसमें कितनी वाट का हो रहा है। तो देखो इसका जो हमें V दे रखा है वो कितना था 100 का, तो V² अपॉन में पावर कितनी थी उसकी 50, तो V² मतलब ये कितना है 100 है, 100 को 50 से करेंगे तो 2 आएगा, है ना, 2 का स्क्वायर 4 ओम हो गया। सेकंड B का करेंगे तो इसमें 4। ठीक है, 100 को अगर 200 से करेंगे तो 2 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4, तो दोनों में क्या होगा सेम ही रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, दोनों में समान होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें है समान लंबाई व एक ही पदार्थ में बने 2 चालक, पहला चालक 1 मिलीमीटर व्यास का ठोस तार है तथा दूसरा चालक भी 2 मिलीमीटर बाहरी। ठीक है, यानी कि ठोस तार ये इस तरह से होते हैं, इसे पाइप होता है, तो ये बाहर का रेडियस है ये पूरा और एक अंदर का होता है ये वाला। ठीक है, इस तरह से बाहरी तथा 1 मिलीमीटर आंतरिक व्यास की खोखली नलिका है। ठीक है, यानी कि बाहरी जैसा मैंने भी बताया बाहर का हो गया और जैसे उसका कुछ थिकनेस होगी तो ये इसको छोड़ के ये अंदर का हो गया। ठीक है, पहले दूसरे चालक के प्रतिरोध RV का अनुपात, तो R1 का तो देखो कितना है 1 मिलीमीटर, इसका डायमीटर जो R1 का है वो कितना है 1 मिलीमीटर, तो इसका रेडियस निकालेंगे तो 0.5। ठीक है, तो इसका तो सिर्फ एक ही चीज़ होगा जो कि 1 होगा, तो हमें V का निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या होता है रो लेंथ अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ऐसे ही B का, तो स्टार्ट करते हैं। तो A का तो हमें पता है 1 होगा, वो कि B का निकाल लेते हैं। तो B का हमें क्या निकाल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ A अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ B, तो ये कितना होता है πr²। ठीक है, जो कि क्या होता है रेडियस की तरह होता है ना जो वायर होती है। तो जो हमने B जो सेकंड है उसमें क्या था कि जो बाहरी रहता है वो कितना है, जो आउटर है। ठीक है, सॉलिड वायर डायमीटर 1 मीटर, कंडक्टर B होलो, आउटर डायमीटर 2 मिलीमीटर है। तो आउटर डायमीटर कितना है 2 मिलीमीटर, यहाँ पे रखते हैं आउटर वाले को, तो 2 मिलीमीटर है तो डिवाइड बाई 2, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर। ठीक है, πr² होता है, पाई कॉमन ले लिया इन दोनों में से पाई कॉमन ले लिया, R² है और यहाँ पे पाई में से पाई तो यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे अब R की वैल्यू करनी है। तो R सिंपल सा है कि R1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद थिकनेस ऑफ इनर कितने दे रखी थी 1, तो 1 का आधा 0.5 का स्क्वायर अपॉन में पहले का तो 1 ही था तो 0.5 स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, अब इसका हमें रेशियो निकालना है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 0.5 का स्क्वायर 0.25 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 75। ठीक है, 75 आ गया ऊपर वाले का, तो 75
0. और नीचे का 5 का स्क्वायर अपॉन में 0.25, तो 25 दिया 75, तो ऊपर वाले का रेट 3 और नीचे वाले का 1, तो 3:1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, 3:1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। 6 विद्यार्थियों के एक समूह में एक लंबा चालक तार दिया जाता है। ठीक है, 6 विद्यार्थियों, उनको एक लंबा तार दे दिया। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, उस तार का पहला विद्यार्थी तार को 2 भागों में काट कर आगे वाले को दे देता है। जैसे एक तार है, इसने एक काटा यहाँ से, आधा तो अपने पास रख लिया, आधा बाकी 5 को दे दिया। ठीक है, भाग को दूसरे विद्यार्थी को दे देता है तथा दूसरा विद्यार्थी यह प्रक्रिया दोहराता है। सब वो भी आधा ही अपने पास रख लेता है, फिर अगले को दे देता है। ऐसा 5 तक चलता है, तो दोहराया जाता है घटना। विद्यार्थी प्राप्त टुकड़े पैसे गैस जो भी है उनके टुकड़े हैं उन्हें लेते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के पास रखे टुकड़ों का प्रतिरोध, मतलब उनके जो प्रतिरोध है कितना है, R से 6 तक है। ठीक है, जो कि फर्स्ट विद्यार्थी ने लिया था उसका R1 ऐसे। विद्यार्थियों में अपने तार के टुकड़े समांतर क्रम में संयोजित करें तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह में श्रेणी प्रतिरोध सबसे कम होगा। ठीक है, तो उसमें बताना है कि रेजिस्टेंस जो है लेस देन किस में होगा। तो पहला 1 और 6 में, अगर दोनों को पैरेलल रख दें तो। दूसरा 2 और 5 में। तीसरा है 3 और 4 में। तो कौन से में होगा वो निकालना है। तो इसमें यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। ठीक है, सपोज़ हम जो लेंथ मान लेते हैं वो 6 सेंटीमीटर ही मान लेते हैं क्योंकि दी नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट है, हम जो फर्स्ट इंसान है, जो भी फर्स्ट विद्यार्थी है, वो उसका आधा करेगा, बाकी आधा ये सबको दे देगा। ठीक है, ये आधा इसका हो गया। उसके बाद R2 है, वो दोबारा इसका पूरे का आधा करेगा। ठीक है, तो 6/4 हो जाएगा और बाकी सबको दे देगा। फिर जो R3 है वो फिर से इसे आधा करेगा और जी को 6/8 हो जाएगा। और ये इनका सबके ऐसे ही 5वां भी करेगा, तो ये बाकी का हो जाएगा। उसके बाद में सबका रेजिस्टेंस हम लिख लेते हैं। ठीक है, इन्हें फ्रैक्शन में नहीं लिखा क्योंकि अभी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे हम। तो अगर हम R1 और R6 का निकालें तो R1 पैरेलल में, तो R1 प्लस R6, तो R1 6/2 है और R6 कितना है, 6/32 है। ठीक है, तो टोटल निकालेंगे तो इनको ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो डिवीज़न में। तो इनका एलसीएम 6, 2 + 32, तो 34/6। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.17 ओम। ठीक है, ऐसे 0.17 ओम। ऐसा ही बी का निकालेंगे R2 और R5 से, तो इसका सेम है, ये पैरेलल में ही है। तो R2 कितना है हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड का 6/4 और R5 कितना है, 6/32। ठीक है, तो इसमें दोनों का एलसीएम ले लेंगे 6, ये ऊपर चला जाएगा जो भी डिवीज़न में। तो ये कितना हो जाएगा, 4/4 + 32/6, तो 36/6। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 1 है, तो कितना हो जाएगा 36T = 6। तो टोटल निकालेंगे तो इसे पॉइंट में आएगा, ये 36 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो 0.16 ओम हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही हम अगले का करेंगे। तीसरा जो हमें कॉम्बिनेशन दे रखा था वो था R3 और R4 को एक साथ कॉम्बिनेशन करेंगे, तो R3 कितना है, 6/8 और R6 कितना है, 6/16। तो इन दोनों को लिख लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा दो भी डिवीज़न में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 सॉरी। और यहाँ पे जो टोटल निकालना है हमें, तो यहाँ पे इनका एलसीएम ले लिया। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24 टोटल निकालना है = 6, तो 6/24 हो जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो 0.25 ओम हो जाएगा। तो यहाँ देखो सबसे कम किसका निकला है, R16 का 0.17 था, और जो बी वाला ऑप्शन है R2 R5 का 0.16 ओम था, और जो थर्ड है उसका कितना आया है, 0.25 ओम। तो सबसे कम कितना है, 0.16 ओम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तो इसे हम टिक करेंगे बी। R2 और R5 को अगर हम पैरेलली कलेक्ट करेंगे तो उनका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। ठीक है, उसके बाद 18 है, क्वेश्चन नंबर है कि
इसी क्षैतिज चाल में उत्तर की दक्षिण की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ठीक ऊपर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल वायर है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ है, इस तरह से। तो हमें डायरेक्शन ऑफ मार्जिनल फील्ड पता करनी है किस तरह होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये देखो, यहाँ पे करंट फ्लो करता है। ठीक है, अपना हम राइट हैंड लेंगे, जो थंब है वो करंट की दिशा में करेंगे, और जिस तरह से हमारी फिंगर रोटेट होगी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा वही होगी। तो किस तरह से हो रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ईस्ट, पूर्व। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90। इसमें है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो हमें उसमें क्या निकालना है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ देखो, हमने एक पढ़ा था ना फ्लेमिंग्स रूल, इसमें क्या था कि जो हमारा थंब है वो फोर्स की तरफ क्या करेगा, पता करेगा किस तरफ फोर्स लग रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन है कुछ भी है। तो यहाँ पे कौन सा है, नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, वेस्ट इन रिफ्लेक्टिंग नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ फोर्स लग रहा है, तो हमारा थंब क्या होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। हमारा तो फायर फिंगर होगी वो करंट की दिशा, और जो बच गया, क्या बच गया हमारे पास, एक मिडिल फिंगर बचेगी, तो वो फील्ड की दिशा। तो किस तरह है, अपवर्ड। ठीक है, इसे करके देखना अपने राइट हैंड से। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस तरफ होगी, ऊपरी मुखी, अपवर्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, कि एक दंड चुंबकीय क्षेत्र समान ऊंचाई पर बारी बारी से दो सर्वसम कुंडलियाँ ए और बी में होकर स्वतंत्रतापूर्वक गिराया जाता है। कुंडली ए साथ एक विद्युत बल्ब जोड़ा गया है, और कुंडली बी के साथ कुंडली गुजरने पर चुंबकीय क्षेत्र की चाल क्या होगी। ठीक है, लेकिन जो बी है उसके साथ कुछ नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, बी खुली है। तो यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे एक कुंडली है, यहाँ पे ये, तो इसमें एक क्या है, एक बल्ब जोड़ दिया गया है। ठीक है, बल्ब, लेकिन बी क्या है, खाली है। तो हमें बताना है कि इन दोनों में से जब भी जो बार मैग्नेट है वो गुजरेगी, ठीक है, तो स्पीड ऑफ द मैग्नेट इज़ फास्ट एज कम्पेयर टू, तो जो स्पीड ऑफ मैग्नेट है वो फास्ट होगी किसके कंपेयर में। तो हमें इसमें कुछ चीज़ों को पता होना चाहिए। व्हेन द बार मैग्नेट इज़ फुली इनसाइड द एयर आर नोट बे एनी फ्लक्स चेंजिंग, नो इंड्यूस ईएमएफ। जब भी किसी कोयल के अंदर पूरी की पूरी जो बार मैग्नेट होती है तो उसके अंदर कोई फ्लक्स नहीं होता। ठीक है, और नो इंड्यूस ईएमएफ इन अ कोयल। उसके बाद मैंने बार मैग्नेट इंटर ईएमएफ इंड्यूस इन द कोयल एंड क्रिएट इंड्यूस करंट। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, इंड्यूस करंट होता है। उसके बाद इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। दिस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोज द मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट एंड रिड्यूस द फैलिंग स्पीड ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, जैसे कोई कोयल है, उसके अंदर पहले से ही कोई इलेक्ट्रिक करंट है, अगर वहाँ से जाएगी तो वो अपोज करेंगे एक दूसरे की फील्ड को। ड्यू टू दिस बार मैग्नेट इंट्रेंस विल प्रिवेंट मोर टाइम विद द कोयल एंड वी गेट लॉन्गर पल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे एक कोयल है, उसमें क्या है कि करंट पहले से फ्लो कर रहा है, तो उसकी भी फील्ड होगी अपनी। ठीक है, ऐसे में कोई वायर मैग्नेटिक जाएगी तो उसमें क्या होगा, वो अपोज करेगी इसकी फील्ड को, और वो ज़्यादा समय तक इसके अंदर रह जाएगी। ठीक है, एंड वी गेट लॉन्गर पल्स एंड द बार मैग्नेट लीव द स्लोविंग इफेक्ट। ठीक है, इट रिड्यूस द स्पीड ऑफ द फेलिंग मैग्नेट, जिससे जो मैग्नेट होगी उसकी स्पीड क्या होगी, रिड्यूस यानी कम होगी, विल मोर है। हैंस द टाइम ऑफ द एग्जिट पल्स लेंथ इंड्यूस ईएमएफ शॉर्टर, तो कम टाइम के लिए इंड्यूस ईएमएफ होगी। इसलिए जो जैसे ए में था, इसमें क्या था कि करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें स्पीड कम होगी, लेकिन जो सेकंड है हमारे पास कोयल है उसमें स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका क्या निकाला, स्पीड ऑफ द मैग्नेट फास्ट एज कम्पेयर टू। ठीक है, तो फास्ट किस में होगी, तो बी वाले में फास्ट होगी क्योंकि वो खुली है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके।